बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नून लीग लेट गई है। नून लीग ने मुज़ाहमत ना करने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला किया गया है कि मरियम नवाज़ हो या शहबाज शरीफ हो या और कोई रहनुमा हो, वो किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। और ये जो सिस्टम को लैप्स करने की बातें सामने आई मोहसिन नकवी की जानिब से, इस पर मुकम्मल तौर पर हम खामोशी इख्तियार करेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। कुछ आम तरीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। बल्कि यहाँ तक फैसला कर लिया गया कि अगर हमें ये कहा जाता है ना कि आप घर जाएं, तो हम चुप करके सल्यूट मारेंगे और उसके बाद हम इस्तीफ़ा देंगे और घर चले जाएंगे। खबर क्या है, तफसीलात आप साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बज़ाहिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जो कोशिश है ना, जानबूझकर वो की जा रही है। कन्फ्यूजन ऐसे है कि कभी सूबों की बात की जा रही है, कभी 6 महीने तक सिस्टम कंटिन्यू करने की बात की जा रही है, कभी टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात की जा रही है, कभी नए वज़ीर आज़म की बात की जा रही है, कभी एक सदर की बात की जा रही है और कभी ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बातें क्यों आ रही हैं एक ही इशू पर? ये बज़ाहिर जानबूझकर एक कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है ताकि असल मुद्दे से जो ध्यान है ना वो उस मुद्दे के ऊपर ना जाए। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, ये कन्फ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है और असल मुद्दा है क्या, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने आलमी इदारों को शामिल करने का ऐलान कर लिया है। कश्मीर में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ऑलरेडी जो सेकंड फेज़ था इंतखाबात का वो भी हो चुका है और फॉर्म 47 के मुताबिक तो नून लीगी अब हुकूमत बनाएगी। बहरहाल इन इंतखाबात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ आज़ाद कश्मीर से भी शेयर करूँगा। साथ साथ आपको बताऊँगा कि आलमी अखबार ने इमरान खान साहब की रिहाई की खबर दे दी है। अब कल को तो हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ डील होती है तो खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब आलमी अखबार और बरतानिया का अखबार खबर दे रहा है इमरान खान साहब की रिहाई की। इस खबर की भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान और अमरीका, फैसला ये किया गया है अमरीका की जानिब से कि वो खलीजी ममालिक से अपनी फ़ौजें निकाल रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने, जो कि कल परसों तक धमकियां लगा रहा था कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, आज वो सरेंडर करते हुए कह रहा है कि हम अपनी अफवाज निकाल रहे हैं। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। खबर यह है कि अमरीका ने जो खलीजी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कुवैत और बहरीन, क्योंकि ये जो सेकंड फेज़ शुरू हुआ है जंग का, इस जंग में कुवैत और बहरीन से सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हैं, जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ से जो अटैक्स हैं वो ईरान के ऊपर किए गए हैं। तो अब अमरीका ये ऐलान कर रहा है और उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि वो वहाँ से निकलेंगे और किसी और मुल्क की हिफाजत के लिए वो जाएंगे। खबर क्या है आप साथ में शेयर करता हूँ। ये जी एक मिनट का, ये पेंटागन का ईरान के बढ़ते हुए हमलों के पेश नज़र बहरीन और कुवैत से अपनी अफवाज निकालकर इसराइल और यूरोप मुंतकिल करने का फैसला। और ये दावा कौन कर रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स ये दावा कर रहा है। ये अमेरिका का अखबार है, कोई मैं पाकिस्तानी अखबार या अपनी बात नहीं कर रहा या किसी सोर्स की बात नहीं कर रहा। ये फाइनेंशियल टाइम्स ये एक आलमी अखबार है, एक आलमी जरीदा है, या आप यूँ कहें कि एक आलमी नशरियाती इदारा है, जिसकी जानिब से ये खबर दी गई है कि पेंटागन या जो अमरीकी जनरल्स हैं, पेंटागन वहाँ का GHQ अमरीका का आप कह सकते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जिस तरह से ईरान के हमले बढ़ते जा रहे हैं इन दो ममालिक पर और हमारे अड्डों पर, हम क्या करेंगे, अपनी अफवाज यहाँ से निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ खबर ये है, और ये वॉल स्ट्रीट की जानिब से जो दावा है ना वो किया गया है। ये भी ऐसी बात, आलमी अखबार है। वॉल स्ट्रीट क्या दावा करता है? वो लिखता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी सफारतकार ने इंकशाफ किया है कि अगर अमेरिका के साथ जारी सफारती कोशिशें या मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो ईरान की पासदाराने इनकलाब ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर पेशगी यानी कि प्रीएम्प्टिव हमले करने के ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रही है। आपको मैंने कुछ रोज़ पहले एक व्लॉग में बताया था कि अब इस लड़ाई का मोड इस तरह से तब्दील हुआ है कि अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरान एग्रेसिव मोड में है और डिफेंसिव मोड में इस वक्त चला गया अमेरिका। बेशक वो धमकियां लगा रहा है, जो उसने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की बात की थी
कि हम तैयार हैं, मैंने हुक्म दे दिया है ईरान के, हम एक दिन के बाद हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हैं वो करेंगे और तबाहकुन हम हमले करेंगे। ईरान ने भी आगे से कह दी कि हम खलीजी ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर लेंगे। फिर उसके बाद ये खबर आई कि खलीजी ममालिक जो हैं वो अमेरिका के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि नहीं आप ये ना करें, नहीं तो ये हमारी तरफ जो तबाही है वो फेर देंगे। फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो इससे पीछे हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तो जो उनको जवाब मिलेगा पूरा खिता अंधेरे में डूब जाएगा, तो ये कभी भी अफोर्ड वो नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब खबर ये है कि अगर इनकी मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं इस पर प्रीएम्प्टिव जो अटैक्स है ना, जो ऑपरेशन है उस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। और इसका मतलब इसी वजह से ही, अब आप पहले वाली खबर देखें, इसी वजह से अमेरिका अपनी जो अफवाज है ना वो मुंतकिल कर रहा है यूरोप में, अपनी खलीजी ममालिक से अफवाज हटा रहा है ताकि इस खिते में या खलीजी ममालिक जो है वहाँ पर हमले ना हो। और खलीजी ममालिक ने यह भी ट्रंप को कहा है कि अगर ऐसा होता है, हम पर हमले होते हैं, तो फिर आपके मुल्क में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। ये भी वाज़ेह करता चलूँ, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त खलीजी ममालिक की अमेरिका में मौजूद हैं। मज़ीद कहा गया कि सबसे अहम नुकता यह है कि ईरान ये इकदाम इस सूरत में भी उठा सकता है जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई नया हमला ना किया गया हो। वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका नहीं भी करेगा तो ईरान ये काम करेगा। क्यों कर रहा है ईरान ऐसा? क्योंकि ईरान को ये समझ लग गई है कि वो ये सेकंड फेज़ भी जीत गए हैं और अमेरिका डिफेंसिव मोड में इस वक्त चला गया। खुद अमेरिकी जनरल ने ये दावा किया है, ये बताया है, वो हमले इस वजह से भी नहीं कर पा रहे कि उनके जो मिसाइल्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे इस जंग को वो कंटिन्यू कर सकते हैं? और ये एक अच्छी भी खबर है, अच्छा है कि खिते में जो जंग है वो ख़त्म होगी, जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होगी, ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी। सिफारतकार के मुताबिक तेहरान में जारी आला सतह की बहस में इस बात को सराहा जा रहा है कि सफारतकारी की नाकामी पर सिर्फ दिफाई मौक़िफ़ अपनाने के बजाय पहले इक़दाम करना हिकमत अमली के लिहाज से ज़्यादा असर अंगेज़ हो सकता है। ये पेशरफ मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी के दरमियान एक नया और ख़तरनाक मोड़ ज़ाहिर करती है। दिफाई तजज़ीकारों के मुताबिक अगर ईरान इस पॉलिसी पर अमल करता है तो इसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान बरह रास्त और वसी पैमाने पर जंग छिड़ने के ख़तरात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। बहरहाल इजाफा हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि वो अगर अपनी अफवाज ही निकाले तो फिर कैसे जो इजाफा है वो होगा। तो नंबर 1 ये खबर है, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी खबर इसलिए भी है कि खिते की अगर आप सारी सूरत हाल देखें, ये जंग रुकनी चाहिए, इससे ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी और ओवरऑल खिते की माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी और खिता एक बड़ी जंग, एक बड़े ख़तरे या एक बड़ी आग से बच जाएगा। दूसरी खबर यह है कि नून लीग मुकम्मल तौर पर लेट गई है। ये पैगाम भेजा गया है कि हम जो है वो किसी किस्म का जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल खामोशी रखेंगे, और अगर हमें ये कहा जाता है कि आप जाएं तो हम सैल्यूट मारेंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब इतनी ये बात कर रहे, उन्होंने ये बात कर दी है, और मोहसिन नकवी साहब इतने ताकतवर वज़ीर हैं कि वो तो वज़ीर-ए-आज़म को भी जवाबदेह नहीं होते हैं, इवन कि वो पार्लियामेंट इजलास में भी बड़ा कम आते हैं, बाकी काबीना के इजलास में भी वो ना होने के बराबर आते हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने चूँकि अब ये कह दिया है कि हम नाकाम हो गए, सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो फिर बिल्कुल हमें घर चले जाना चाहिए। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कि मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद कर रहे थे और मोहसिन नकवी से कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दें, लेकिन आज अचानक से जो है वो बाजी ऐसा पलटा खाती है कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने कह दिया तो अब हमें घर चला जाना चाहिए। ये एक तो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है। दूसरी खबर है जी अंसार अब्बासी साहब, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये असल में नून लीग के ही सहाफ़ीन को आप समझें, ये इनके हवाले से ख्याल है। बहरहाल ये लिखते हैं या ये खबर देते हैं कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हुक्म दिया है कि कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे जो ताल्लुकात हैं हमारे वो ख़राब हों, या कोई इस किस्म का जो तासुर है वो हमारी तरफ से जाए, यानी कि इस तरह का भी बयान नहीं होना चाहिए कि कोई तासुर भी हमारी तरफ से जाए। मुकम्मल तौर पर लेट गए हैं, मरीम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ हों, मना कर दिया गया है, सैल्यूट मार के हम घर चले जाएंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अवाम इनके साथ तो है नहीं, ये हल्की सी मुज़ाहमत करेंगे तो अवाम तो है नहीं, उठा के बाहर फेंकेंगे, फ़ाइलें इनकी खुल जानी हैं। अवाम की बुनियाद पर भी आप मुज़ाहमत जो है वो शो कर सकते हैं ना, जिस तरह से पहले भी नून लीग कुछ करती आई है लेकिन उसके बाद दोबारा से डिले करके जो है वो आ जाती थी। तो अब इनके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि अवाम में जाने जो कि है नहीं, सियासत वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई है, तो बेहतर यही है कि सैल्यूट मार के हम घर चले जाते हैं। हो सकता है कि जो नया सिस्टम ये लाने जा रहे हैं उसमें कोई जो ओहदे हैं वो हमें भी मिल जाए, हमारे ऊपर उनका एतमाद है तो वो अब बढ़ जाएगा। तो ये इस तनाजुर में देखा जाए तो ये अब अंसार अब्बासी हैं, उन्होंने ये जो दावा है ना वो किया है। अब मैं बढ़ता हूँ जी, जो मैंने आपके साथ शुरू में बात की कि बज़ाहिर जानबूझकर एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है इन हालात में। कन्फ्यूजन क्या है? पहले तो ये कन्फ्यूजन सुने ना। नंबर 1 ये कि कुछ सहाफ़ी ये दावा करते हैं
कि 6 माह के अंदर नया सेटअप आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ये दावा करते हैं 2 से 3 महीने के अंदर सब मामलात हो जाएंगे। फिर कुछ साफ़ी ये दावा करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ साफ़ी ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ ने जंग का फैसला कर लिया है, और देखें स्टेटमेंट्स भी राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ की जानिब से आ रही हैं। फिर अंसार अब्बासी ये दावा करते हैं नहीं जी, उन्होंने तो लेट जाने का फैसला कर लिया है। फिर कुछ ये भी फैसला करते हैं जी कि नून लीग कहती है कि नहीं, हम मुज़ाहमत करेंगे। फिर कुछ खबरें ये भी सामने आती हैं जी कि नून लीग के अंदर ही बगावत हो गई है, जो नून लीगी हैं वो तो ताकत का जो मरकज़ है उस तरफ खड़े हो गए, इनके साथ वो क्यों खड़े होंगे, इनके पास है क्या। अब ये सारी जो खबरें हैं ना, पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, खासतौर पर मोहसिन नकवी ने जब से वो तकरीर की है ना, उसके बाद से इवन के DGSPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से ये सारी बातें मिक्स चल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है आवाम भी कन्फ्यूज है कि असल में हकीकत है क्या नए सूबे बनेंगे। अच्छा, एक बात इसमें तय है, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो कि मैं भी आपको बार बार अपने इन व्लॉग्स के ज़रिए बता भी रहा हूँ कि इस सिस्टम ने ज़रूर जाना है और इस सिस्टम ने नहीं चलना। और जो नया सिस्टम आएगा, अगर वो इमरान खान साहब के बगैर आएगा तो वो भी नहीं चलेगा और वो भी जाएगा। इन्होंने मान लिया ना, सिस्टम कोलैप्स कर गया, चल नहीं रहा, नाकामी इन्होंने मान ली। इस हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नाकाम हो गए हैं। अब नया सिस्टम क्या होगा, वो सूबे होंगे या वो सूबे नहीं होंगे, तो कोई मतलब है कि इस तरह का निचली सतह तक निज़ाम होगा कि डिवीजन्स जो हैं वहाँ तक इख्तियारात चले जाएंगे, कोई बलदियाती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग आएगा। 6 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये बज़ाहिर जानबूझकर एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि असल मुद्दे से जो तवज्जो है ना वो हटे। इस पर ये सईद बलोच साहब हैं, इन्होंने अच्छा तज्जिया किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ इनका भी एंगल क्या है। क्योंकि कन्फ्यूजन वाला जो मामला देखे ना, सारी खबरें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रही है ना, तो कन्फ्यूजन तो है ना कि किस चीज़ को हम हकीकत माने। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि इसको आपने हकीकत मानना है कि ये नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, और नया सिस्टम आएगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, नया सिस्टम खान के बगैर आता है तो वो भी नहीं चलेगा, ये तो कन्फर्म है। इसको आप, ये मैं भी आपको बताता रहा हूँ। ये लिखते हैं कि अदम एतमाद से लेकर, यानी कि जब इमरान खान साहब पर अदम एतमाद आई तब से लेकर आज तक हर अहम मौके पर एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह कन्फ्यूजन पैदा करती रही है। अदम एतमाद के मौके पर देख लें, 26वीं और 27वीं तरमीम के मौके पर भी ऐसी सूरत हाल थी, अब 28वीं तरमीम के मौके पर भी वही कन्फ्यूजन है। ये एक ऐसा मौका होता है जहां आप किसी भी किस्म की थ्योरी मार्केट में बासानी बेच सकते हैं। एक तो ये वाली बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर, अच्छा ये क्यों की जा रही कि मतलब है ताकि हम बिल्कुल एट द एंड एक जो बम है ना वो फोड़ दें और बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो पहले हम सामने लाएं और कन्फ्यूजन हो, ताकि जब कन्फ्यूजन फैल जाती है तो कोई रद्द अमल उस तरह से नहीं आ पाता। अब ज़ाहिर सी बात है आप किस चीज़ के ऊपर रद्द अमल देंगे। अब फ़र्ज़ करें कि आप ये समझते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, यही सिस्टम होना चाहिए, पार्लिमानी सिस्टम ही होना चाहिए, तो अगर एक ही खबर हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो फिर तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, फिर रद्द-ए-अमल आ जाएगा। लेकिन जब साथ दूसरी थ्योरी भी आ जाती है कि नहीं सूबे नहीं बनेंगे, बलदियाती निज़ाम को मज़ीद जो है वो परफेक्ट किया जाएगा, हो ये वाला जो सिस्टम है वो चलता किया जाएगा, अब एकदम से जो ध्यान है वो उस तरफ चला जाता है। तो जो रद्द-ए-अमल आना था ना, वो रद्द-ए-अमल इसलिए रुक गया कि अब कन्फ्यूजन फैल गई कि भाई होगा क्या। तो बुनियादी तौर पर मकसद वही है कि नया सिस्टम लाना है, वो अपनी मर्जी से तय किया जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन फैलाने का बज़ाहिर मकसद ये समझ में आता है कि रद्द-ए-अमल को रोका जा सके। ज़ाहिर सी बात है जब कोई चीज़ कन्फर्म नहीं होगी कि ये चीज़ होनी है तो फिर रद्द-ए-अमल कैसे आ पाएगा। ज़ाहिर सी बात लोग भी कंफ्यूज होंगे कि यार ये करें वो करें। नवाज शरीफ कहते हैं लड़ना है हमने, दूसरा कहता है नवाज शरीफ कहते हैं जी कि नहीं लड़ना, हमने लेट जाना है। तो अब जबकि दो खबरें आ गई हैं तो फिर रद्द-ए-अमल कैसा आएगा, रद्द-ए-अमल खुद ही दब जाएगा। लेकिन जब एक चीज़ आती है ना, होना इन्हीं में से ही कुछ है, ये नहीं कि ये चीज़ें नहीं होंगी, ये तय कर लिया गया सिस्टम जाएगा, ठीक है, ये बात है, यहाँ तक दुरुस्त है। लेकिन बात यह है कि ये जो मजीद आगे कन्फ्यूजन फैला देगी, रद्द-ए-अमल को रोक दिया गया। अब क्या होगा, एकदम से बम जो है वो फोड़ा जाएगा, रेफरेंडम होगा या जो कुछ भी होगा, फिर उसके बाद जो रद्द-ए-अमल है ना वो चूंकि पहले ही दब गया तो फिर रद्द-ए-अमल किस तरह से आएगा। अब एक और थ्योरी भी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, उस पर भी ये सईद बलोच साहब लिखते हैं। अगर आप सुहेल वड़ाइच का कॉलम पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एस्टेब्लिशमेंट नए सूबे बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। अब मतलब है कि मोहसिन नकवी, DGSPR साहब नए निज़ाम की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो सुहेल वड़ाइच जो हैं वो अचानक से नए सूबे नहीं बनाना चाहती, तो होगी ना कन्फ्यूजन। तो अब जो रद्द-ए-अमल आना था वो दब गया ना, कुछ कहेंगे कि यार नहीं बनने, कुछ कहेंगे कि बनने हैं, लेकिन हो सकता है कि एंड में बन जाएं। बहरहाल ये दो खबरें मुख्तलिफ फैलाकर, कन्फ्यूजन फैलाकर क्या किया गया कि रद्द-ए-अमल को रोक दिया गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो बात नून लीग और पीपल्स पार्टी से मनवाना चाहती है वो बात इनको सीधी भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो सीधी बात कहेंगे तो दोनों जमातें शायद वो भी नहीं मानेंगी। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट मौत दिखाकर बुखार पर राजी करना चाहती है। सुहेल वड़ाइच के पूरे कॉलम में सूबों की तकसीम को कौमी सलामती के साथ जोड़कर अलिफ लैलवी दास्तान घड़ी गई है, वो इंतहाई मुज़ाहका खेज़ है। अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट का यही प्लान हो
कि नए सूबे लाएं, लेकिन सुहेल वड़ाइश ने यह तासुर दे दिया तो अब लोग कहेंगे नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट तो ये नहीं चाहती कि नए सूबे आए, कन्फ्यूजन बन गई, रद्द अमल रुक गया, बाद में यही कार्रवाई जो है वो आप डालें। एस्टेब्लिशमेंट पहले मोहसिन नकवी साहब से सूबों की तकसीम का बयान दिलवाकर दोनों जमातों को दबाव में लाई। इसके बाद सुहेल वड़ाइश के जरिए कॉलम लिखवाकर कहा कि नए सूबे बनाना कौमी सलामती के लिए खतरा हो सकता है, मुल्क टूटने का खदशा है, इसलिए नए सूबे बनाने की बजाय अगर डिवीज़न की सतह पर इख्तियारात तकसीम कर दिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, डिवीज़न की सतह पर इख्तियारात कर दिए जाएंगे तो बात तो फिर भी वही है ना, मतलब नए सूबों में भी क्या होगा कि जब हर डिवीज़न सूबा बन जाएगा तो फिर उसके बाद इख्तियारात तो डिवीजन के पास चले जाएंगे, नीचे नुमाइंदों के पास चले जाएंगे, और जब डायरेक्ट आप सूबे ना बनाने की बजाय डिवीजन कर देंगे वहाँ पर इख्तियारात चले जाएंगे तो फिर भी तो डिवीजन के पास ही गई है ना। फ़र्क इतना आ जाएगा कि नीचे डिवीजन होंगे, डिवीजन के ऊपर एक सूबा हो जाएगा, और लेकिन असल में इख्तियारात तो फिर डिवीजन के पास ही होंगे, और सूबों की शक्ल में भी डिवीजन को सिर्फ सूबा नाम दे दिया जाएगा और वहाँ पर इख्तियारात होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ जाएगा कि अगर कोई सदर है तो सदर से फिर पहले वज़राए आला और वज़राए आला के बाद डिवीजन होंगे, और अगर वज़राए आला या नए सूबे नहीं होते तो डायरेक्ट सदर से डिवीजन होंगे, तो बात तो फिर वो ये कान को इधर से पकड़े या कान को उधर से पकड़े। बहरहाल यही इस्टेब्लिशमेंट का असल मकसद था, मौजूदा सूबे बरकरार रखते हुए झूठे यूनिट बनाना। लेकिन ये बात अगर डायरेक्ट नून लीग और पीपी को कही जाती तो शायद वो ये बात कभी भी तस्लीम ना करती, इसलिए लंबा चौड़ा वबाल डाला गया। ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त है, वबाल डाला गया, मौत दिखाई गई, और अब बुखार पर राजी करेंगे जी, डिवीजन के ऊपर राजी हो जाएंगे। अब दोनों जमातें कहेंगी देखें जी हमने तो सूबों के ऊपर हम डट गए थे और हमने सूबे बने नहीं दिए, और डिवीजन के मामले के ऊपर हम राजी जो हैं वो हो गए हैं। तो ये जी कन्फ्यूजन का असल मकसद था, मुख्तलिफ एंगल से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब देखें अगस्त का महीना इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इमरान खान साहब की रिहाई पर भी मैं आपको खबर देता चलूँ, ये आलमी अखबार ने जी लिखा है, और ये मैं खबर ये जी बरतानिया का अखबार है दी ऑब्जर्वर, इन्होंने ये जो है वो एक पूरा आर्टिकल लिखा है। इसके मुताबिक इन्होंने ये दावा किया है कि मुमकिना तौर पर एक डील के ज़रिए तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। पाकिस्तानी सहाफ़ी और बरतानवी नुमाइंदे की स्टोरी के मुताबिक ये मालूमात फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत कराने वाले थर्ड पार्टी सालिस के ज़रिए उनको मिली है, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क जाने समेत सियासत से दूरी की शर्त भी डील का हिस्सा हो सकती है। अच्छा, ये बात कोई नई नहीं है, और ये बात कौन कर रहा है? तीसरा फरीक कर रहा है जो कि सालिसी की जो कोशिश है वो करवा रहा है। देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला दिया, इमरान खान साहब अपने नज़रिए और असूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसके बगैर कोई मुज़ाकरात करने हैं तो आप कर लें। अगर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप समझते हैं कि खान साहब डील करेंगे तो खान साहब डील नहीं करेंगे। ये बात मैं वाज़े आपको करता चलूँ, खान साहब डील नहीं करेंगे। उन्होंने डील करनी होती तो बहुत पहले वो बहुत कुछ कर चुके होते, वो डील नहीं करेंगे, अपने असूल और नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बस सीधी सी बात है, सीधा सा फार्मूला है। आखिर में जी अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ, आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने एक तो जो इलेक्शन है कश्मीर के उनको मुस्तरद कर दिया है, दूसरा उन्होंने UN को दावत दी है कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इस पर आप आकर तहकीकात करें, और ये बहुत परेशान कुन बातें भी हैं। दूसरा, टर्नआउट फिर भी नहीं था और कोई अहमियत नहीं दी जा रही इन इंतखाबात को, और इन इंतखाबात की वैसे ही कोई अहमियत नहीं है क्योंकि अवाम ने इसका बाइकआउट किया हुआ, वोट डालने नहीं जा रहे, टर्नआउट ही नहीं है। तो तशवीशनाक या ख़तरनाक बात यह है कि UN को दावत दी है कि आप यहाँ पर आकर तहकीकात करें। अब अगर वो तहकीकात करते हैं और वाकई जो अवामी एक्शन कमेटी कहती है या आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, जनाजे तो देखे गए ना, फायरिंग की फुटेजेस भी सामने आई, तो जब आलमी सतह पर ये चीज़ें रिपोर्ट होंगी और फिर उसके बाद कैसे जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं इसके ऊपर जो मोहर है वो लग सकती है। तो ये जी आज़ाद कश्मीर कुछ डेवलपमेंट्स थी, मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।